हेलो बच्चों, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे वीडियो बनाएंगे जो एनसीईआरटी का कंप्लीट कवर होगा। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। मैं अभी सेमीकंडक्टर का, फिलहाल मैं सेमीकंडक्टर का वीडियोज़ अपलोड किया है मैंने, है ना, कुछ टॉपिक्स पे, और उसके वीडियोज़ और भी अपलोड करने वाला हूँ मैं। ठीक है, साथ में पैरेलली मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने डिमांड किया कि सर आप क्लास 12 पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी कवर कर दीजिए, काफ़ी हेल्प होगा। तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक भी स्टार्ट कर दिया और ये भी साथ साथ कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। उसके कंटेंट क्या क्या है, देखिए चैप्टर 1 जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। मतलब सिर्फ चैप्टर 1 में आपको चार्जेस और फील्ड्स के बारे में पढ़ना है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, फिर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की वो पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है। ठीक है, और चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो अपने को देखना है, जो कूलम्ब ने दिया था। ठीक है, चार्ज फील्ड अपने चारों तरफ रखता है, प्रोड्यूस करता है, उसको पढ़ना है अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है, जो कि इमेजनरी लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बताता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, जो दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है, इक्वल एंड अपोजिट। डाइपोल के बारे में पढ़ना है अपने को, जब हम किसी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। ठीक है, गॉस लॉ के बारे में पढ़ना है एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ना है। ये चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 2 में पोटेंशियल, कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें हैं जो हम वहाँ कवर करेंगे। तो बच्चों हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है ना, किसी भी चैप्टर में एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना, और क्या हमें यहाँ चैप्टर में समझना है। देखिए, ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीकिंग स्पार्क और हियरिंग अ क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लॉथ्स और स्वेटर। जब भी हम, ऐसा होता है बच्चों की ठंड के मौसम में, देखिएगा जब आप स्वेटर तो बहुत मतलब सुबह से शाम तक पहने हुए हैं, जब सडनली उसको रिमूव करेंगे आप, तो ऐसा कुछ स्पार्क सा फील होता है, या फिर क्रैकल सा फील होता है आपको। ठीक है, ड्राई वेदर में तो होता ही है ना। तो वो सब चीज़ें क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज डेवलप हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि जब रिमूव करेंगे तो फ्रिक्शन तो होगा ना, रिमूव करते वक्त तो फ्रिक्शन होता ही है। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन आता है, जिसकी वजह से हम लोग को ये स्पार्क या फिर क्रैकल सुनाई देता है या फील करते हैं। व्हेन have you ever tried to find any explanation for this phenomenon? Another common example of electric discharge is the lightning that we see in the sky during thunderstorms. Thunderstorm के टाइम पे बच्चों आप lightning जरूर देखे होंगे, सभी लोग देखे हैं इस चीज़ को। वो भी एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, कॉमन एग्जाम्पल है। We also experience a sensation of electric shock either while opening the door of a car और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आवर सीट। जब अपने सीट से उठते हैं या फिर जब कार के गेट खोलते हैं ना कभी कभी हम लोग, तो ऐसा सडनली आपको ऐसा लगेगा कि एकदम करंट आपके हाथ में आ गया, आपके फिंगर में करंट लगा है, ऐसा फील होता है आपको। ये सब कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। द रीजन फॉर दिस एक्सपीरियंसेस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी विच वेयर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ insulating surfaces. You might have also heard that this is due to generation of static electricity. Static electricity की वजह से होता है। अब static electricity क्या होता है तो यह समझने वाले हैं हम लोग आज। This is precisely the topic we are going to discuss in this and next chapter. Static का मतलब देखिए बच्चों, सबसे पहली बात कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा जो चैप्टर ना कंबाइनली इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो ये जो पार्ट है ना स्टैटिक वाला, इसका मतलब होता है रेस्ट, इसका मतलब होता है रेस्ट, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। तो स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज, फील्ड्स, पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज की वजह से बच्चों जो यहाँ पे फील्ड होगा, जो फोर्स होगा, पोटेंशियल होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। दैट मीन्स कि इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम है, मीन्स कि एक ऐसा चार्ज जो कि रेस्ट पे है और वो जो भी अपने सराउंडिंग में इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा
उन्हीं साइड इफेक्ट्स को यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में हम लोग को समझना है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे एनसीईआरटी के लाइंस को कवर करेंगे और समझेंगे जो भी एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक, अगर आपको ज़्यादा डेप्थ में समझना है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करूँगा। मैंने पूरे एकदम डेप्थ में नीट के लिए, है ना, और जेई के लिए वीडियोस बना रखे हैं, जो बोर्ड के लिए भी काफ़ी आपको उससे हेल्प मिलेगा, है ना। आपको प्रॉपर डेफिनेशन, फॉर्मूला, कहाँ से डिराइव हुआ फॉर्मूला, कैसे डिराइव हुआ, उस पर न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल्स में बना रखा है। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें और देखें, आपको बहुत मतलब बेनिफिट मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा। और साथ में ये जरूर देखें क्योंकि दोनों का जब कंबाइन करके पढ़ेंगे तो सोचिए वो कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया हो जाएगा। एंड सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कुछ इसमें पैसा लगना है नहीं आपको। आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, समझिए और पढ़िए। इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिक चार्ज, हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट अंबर रब्ड। अब ये बच्चों अंबर क्या है? अंबर ये एक टाइप का डिफरेंट टाइप का स्टोन होता है ना, मतलब जो नॉर्मल स्टोन देखते हैं वो नहीं है, डिफरेंट टाइप का स्टोन होता है। रब्ड विद wool or silk cloths attracts light objects goes to the thales of Miletus, है ना। अब यहाँ पे ग्रीस में ये 600 BC के अराउंड ये मतलब किया गया था, रब करके देखा गया था। ठीक है, कि मतलब रबिंग करने पे चार्ज डेवलप होता होगा जिसकी वजह से ये लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, ऐसा मतलब उस वक्त सोचा गया था कि होता होगा चार्ज यहाँ पे, है ना। तो लाइट ऑब्जेक्ट्स को ये अट्रैक्ट करता है। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज क्वाइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड electron means amber. Many such pairs of materials were known which on rubbing could attract light objects like straw, pitfalls and beads of papers. बच्चों आप कॉम्बिंग का तो सबसे बढ़िया एग्जांपल, जब आप कॉम्ब करते हैं ना ड्राई हेयर में, तो देखिएगा कि कॉम्ब करने के बाद उस, है ना, उस कॉम्ब को आप, है ना, छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लेके आइएगा। ये पेपर्स के जो टुकड़े होते हैं ना उनको ये अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जब आप कॉम्ब करते हैं ना अपने बाल में तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है आपके हेयर और कॉम्ब के बीच में, तो ड्यू टू फ्रिक्शन वहाँ पे चार्ज डेवलप होता है, और वो चार्ज डेवलप होता है कॉम्ब पे, और जब कॉम्ब को आप इसके पास लेके आते हैं तो क्या करता है कि ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट, इंडक्शन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, मैंने पढ़ा भी रखा है, उसका लिंक डाल दूंगा, है ना, वहाँ देखिएगा। तो क्या करता है, पेपर के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगता है कॉम्ब, ड्यू टू फ्रिक्शन होता है ये। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम भी दिखा रखा है कि जब ग्लास रॉड को हम लोगों ने सिल्क के साथ रब किया ना, तो ग्लास रॉड पे क्या आया, पॉजिटिव आया। जब हम सिल्क के साथ प्लास्टिक रॉड करेंगे तो प्लास्टिक रॉड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर जब दोनों रॉड को हम पास में लेके जाएंगे, ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को, तो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन होने लगेगा, है ना, अट्रैक्शन होने लगेगा। तो इस टाइप से वहाँ पे मतलब इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रीक लोग जो थे, ग्रीस के जो लोग थे, एक्सपेरिमेंट किया था। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट इफ टू ग्लास रॉड्स रब्ड विद wool or silk cloths are brought close to each other, they repel each other। मतलब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इफ़ टू ग्लास रॉड्स रब्ड विद wool और सिल्क क्लॉथ आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। अब दो ग्लास रॉड को आप लेके आएंगे, देखिए ग्लास रॉड पे क्या चार्ज आया था, पॉजिटिव। तो दो ग्लास रॉड को अगर आप लेके आएंगे एक साथ पास में, तो क्या होगा, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। दोनों का आपने सिल्क से किया था ना, दोनों पॉजिटिव आ गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। दे रिपेल इच अदर, ठीक, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दैट मीन्स कि ये यहाँ से प्रूफ होता है कि दोनों पे चार्ज कैसा आया, सिमिलर नेचर का चार्ज आया। ठीक है, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ वूल और टू पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ, है ना, यहाँ देखिए, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ वूल और two pieces of silk cloths with which the rods were rubbed also repel each other, मतलब सेम नेचर का चार्ज आया। However, the glass rod and the wool attracted each other। अब यहाँ पे देखिए, however the glass rod and the wool attracted each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आया तो उलन जो होगा, कपड़ा होगा, उस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तभी तो अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तभी तो जाके बच्चों अट्रैक्ट करेगा ना। तो इसका मतलब इस पे पॉजिटिव, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड्स रब्ड विद द कैट्स फर, जो कैट्स फर होता है ना, जो फर होता है बच्चों,
यहाँ देखिए, जब उसके साथ हम करेंगे ना रिपेल इच अदर, दो प्लास्टिक रॉड लीजिए, कैट फॉर्क के साथ आप मतलब रब कीजिए, तो दोनों प्लास्टिक रॉड पे सिमिलर नेचर का चार्ज आएगा, तो क्या होगा, फिर दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना, दोनों को एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अट्रैक्टेड द फर, क्योंकि देखिए बच्चों, ये एकदम सिंपल फेनोमेना है कि अगर आप ग्लास रॉड को रब करते हैं फर के साथ, तो सपोज करें कि ग्लास रॉड पे अगर पॉजिटिव आएगा ना, तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप रब कर रहे थे, ठीक है, कैट फर के साथ, उस कैट फर पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो अट्रैक्शन तो होगा, उसी चीज़ को यहाँ बोला गया। ऑन द अदर हैंड द प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट्स द ग्लास रॉड, जबकि प्लास्टिक रॉड क्या कर रहा है बच्चों, ग्लास रॉड को अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि प्लास्टिक रॉड पे अगर मतलब ग्लास पे अगर पॉजिटिव आया है, और अगर ग्लास रॉड प्लास्टिक को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि प्लास्टिक पे कैसा आया होगा, नेगेटिव आया होगा, तभी तो अट्रैक्ट करेगा ना, अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता अट्रैक्ट, ठीक है। तो अट्रैक्शन तभी पॉसिबल है बच्चों जब अपोजिट नेचर का चार्ज उस पर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, एंड रिपेल द सिल्क एंड वूल विच द ग्लास रॉड इज रब्ड, द ग्लास रॉड रिपेल्स द फर, ठीक है। मतलब रिपल्शन, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। मतलब रिपेल तभी करेगा जब सिमिलर नेचर का चार्जेस होंगे, अट्रैक्ट तभी करेगा जब अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे। दिस सीमिंगली simple facts were established from years of efforts and careful experiments, and their analysis it was conducted after many careful studies by different scientists, that there were two kinds of an entry which is called electric charge। मतलब ये बहुत सालों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद बच्चों ये फाइनल कंक्लूजन आया है ना, फाइनल कंक्लूजन आया कि देयर वेर ओनली टू काइंड्स ऑफ एन एंट्री विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, ठीक है, जो हम जानते भी हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव नेगेटिव। वी से दैट द बॉडीज लाइक ग्लास और प्लास्टिक रॉड्स, सिल्क, फर, पिथ बॉल्स आर इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रीफाइड हो गए, दैट मीन्स कि इन पर चार्ज आ चुका है आफ्टर रबिंग। दे एक्वायर an electric charge on rubbing. They acquire an electric charge on rubbing. There are two kinds of electrification, and we find that like charges repel, and unlike charges attract each other, The property which differentiates the two kind of charges is called पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। जो बच्चों ये प्रॉपर्टी है ना, जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दो अलग अलग चार्जेस को बता रहे हैं कि हाँ दो अलग अलग चार्जेस हैं, वो सिर्फ पोलैरिटी ऑफ चार्जेस की वजह से है ना, उनको हम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस बोलते हैं। अब पोलैरिटी मतलब ये हो गया कि भाई एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है, तो पोलैरिटी ऑफ चार्जेस हो गया, ठीक है। कंप्लीटली बच्चों लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको मतलब एनसीईआरटी एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। जो बच्चा भी एनसीईआरटी पढ़ लेगा ना, उसके स्कूल के यूनिट टेस्ट, ठीक है, स्कूल के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम, सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एंड डिटेल में समझने के लिए मैंने बोली थी आपको कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा उन वीडियोस का, जहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिटेल में पूरा डेफिनेशन भी इवन लिख रखा है मैंने, तो आपको डेफिनेशन भी वहाँ से देख के लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and the silk acquires the second kind of charge। जो मैं बोल रहा था बहुत देर से कि अगर ग्लास रॉड को हम रब करेंगे सिल्क के साथ, तो अगर रॉड पे मान लीजिए पॉजिटिव आएगा ना, तो दूसरे पे सिल्क पे क्या आ जाएगा, अपोजिट नेचर का आ जाएगा, है ना। ग्लास रॉड पर अगर पॉजिटिव आया तो सिल्क पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर रब टू बी इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है। किसी भी दो को रब करेंगे तो एक पे पॉजिटिव आएगा तो एक पे नेगेटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होता है। मैं आपको आगे समझाऊंगा इस चीज़ को। नाउ इफ द इलेक्ट्रीफाइड glass rod is brought in contact with the silk with which it was rubbed, they are no longer attract each other, है ना। देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नाउ इफ इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सिल्क with which it was rubbed,
दे आर नो लॉन्गर अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। दे ऑल्सो डू नॉट अट्रैक्ट रिपेल इच अदर लाइट ऑब्जेक्ट्स एज दे डिड नॉट बीइंग इलेक्ट्रीफाइड। यहाँ पर मतलब ये हुआ कि अगर आप एक सिल्क क्लॉथ में ग्लास रॉड को आप ऐसे अगर रबिंग करते हैं बच्चों, है ना, तो अगर मान लीजिए रॉड पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है, एंड ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आ गया और सिल्क क्लॉथ में अगर मान लीजिए नेगेटिव आ गया, दोनों अलग अलग हैं। अब अगर दोनों को वापस लेके एक साथ आ जाएंगे, दोनों को अगर इसके अंदर लाके रख देंगे रॉड को, तो क्या होगा, ये जो जितना पॉजिटिव था उतना यहाँ पे इसके पास नेगेटिव है, जितना इसके पास पॉजिटिव उतना इसके पास नेगेटिव है, तो फिर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा ना। तो अगर न्यूट्रल बन गया, फिर उसके बाद आप दूसरे उसको उठा के लेके जाएंगे कहीं और अट्रैक्ट करने के लिए कि पेपर को ये अट्रैक्ट कर ले, तो कैसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूट्रल बन चुका है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। 10. The charges acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact. जो अभी बोल रहा था ना, कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो न्यूट्रल बन जाएगा, वही चीज़ यहाँ बोला गया है, ठीक है। The charges acquired after rubbing are lost when charged bodies are brought in contact. What can you conclude from these observations? It just tells us that unlike charges acquired by the objects, neutralize or nullify each other's effect. Therefore, the charges were named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin. देखिए अब यहाँ से बच्चों कंक्लूजन ये आया है ना कि द चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, है ना। चार्जेस वेयर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। यहाँ से मतलब बोला गया कि भाई जब दो अपोजिट नेचर को होंगे तभी तो ऐसा पॉसिबल है ना कि इलेक्ट्रिक मतलब नलीफाई कर दे एक दूसरे को। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड और कैट्स फर इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड दैट ऑन प्लास्टिक रॉड और सिल्क इज टर्म्ड एज नेगेटिव, है ना। इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। बाई कन्वेंशन द चार्ज, क्योंकि मतलब एग्जाम पूछा जा सकता है आपसे कि कैट फॉर पे ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव आता है। एंड दैट ऑन प्लास्टिक रॉड एंड सिल्क टर्म्ड एज नेगेटिव, इस पर नेगेटिव आता है ना। इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा बच्चों, ठीक है। नीट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ना, और बोर्ड के एग्जाम से भी है, स्कूल के एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged, है ना। If an object possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged. When it has no charge, it is said to be electrically neutral. जब कोई चार्ज नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रल होगा, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ बोला गया। A simple apparatus, देखिए, a simple apparatus to detect charge on the body is gold leaf इलेक्ट्रोस्कोप। बच्चों सिंपल जो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, है ना, मतलब बॉडी पे चार्ज आया है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई तो एपरेटस यूज़ करेंगे ना। तो उस एपरेटस को जो यूज़ किया गया जिसका नाम है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, है ना, या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बच्चों इस पे, है ना, जो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है ना, ये इस एक्सपेरिमेंट पे मैंने पूरा एक वीडियो बना करके और अपलोड किया हुआ है। अगर आपको बहुत ही डिटेल में विद प्रॉपर डायग्राम एंड एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको चाहिए इस पे, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, है ना, और इस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके और आपको पूरा इसको वॉच कीजिए। देखिए आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा कि गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है। बाकी मैं यहाँ पर भी जो एनसीईआरटी की लाइन्स है वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स विद 2 थिन गोल्ड लीव्स अटैच्ड टू इट्स बॉटम एंड। When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, charge flows onto the leaves and they diverge. The degree of diversion is an indicator of amount of charge, है ना। The degree of जो diversion है ये अपने बताता है कितना ज़्यादा उस पर चार्ज है ना। अब कैसे, क्या है मतलब होता है, देखिए, consist of vertical metal rod housed in a box with 2 thin gold leaves attached to its bottom end. When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, charge flows onto the leaves.
दे डाइवर्ज, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। फिगर देखिए इसका, ये है बच्चों, बॉक्स के अंदर हमने एक रॉड रखा, 2 लीव्स ऐसे लगा दिए, ठीक है, मेटल नॉब है, मेटल रॉड है, ठीक है, ये रबर पैड के थ्रू जा रहा है रॉड, यहाँ पर लीव्स है, ये ग्लास मतलब से बना हुआ पूरा बॉक्स है। यहाँ पर जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज रॉड लेके आए और इस रॉड को आपने इस नॉब पे टच कर दिया, तो जैसे टच करोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक आ गया, दोनों लिप्स पे चार्ज आएगा तो क्या होगा, जब सिमिलर नेचर का चार्ज आ जाएगा तो डाइवर्जेंस मतलब रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो क्या होगा, दोनों लिप्स ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा इस पर चार्ज आएगा वो इतना ज़्यादा डाइवर्ज होगा, और ज़्यादा चार्ज आएगा तो और ज़्यादा डाइवर्ज होगा, कम चार्ज होगा तो कम डाइवर्ज होगा, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है, जो मैंने अभी सारे लाइंस को अंडरलाइन किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई मटेरियल बॉडीज एक्वायर चार्ज। यू नो दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड और मोलिक्यूल्स। एटम्स और मोलिक्यूल्स को बना हुआ तो होता ही है। ऑल्दो नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे डू कंटेन चार्जेस बट देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड। मतलब जितना किसी भी मटेरियल में जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। फोर्सेज दैट होल्ड द मोलिक्यूल्स टुगेदर, फोर्सेज दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ सॉलिड, द एडिसिव फोर्स ऑफ ग्लू, फोर्सेज एसोसिएटेड विद द सरफेस टेंशन, है ना। मतलब ये एडिसिव फोर्स की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और मतलब जो फोर्सेज एसोसिएटेड विद द सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे होता है। अब सरफेस टेंशन आपको अलग से मैं बताऊंगा तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सरफेस टेंशन मतलब हो गया एक तरह से फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, जो कि हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। सरफेस टेंशन की वजह से बच्चों क्या होता है ना कि कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे वाटर ड्रॉप हो गया, तो वाटर ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल शेप में क्यों होता है, क्योंकि वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने के लिए स्फेयर के फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे एटम्स भी क्या होगा, स्फेरिकल फॉर्म में हो जाते हैं ना, तो सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे ऐसा हो जाता है, ऐसा बोला गया है यहाँ पर इसके लाइन्स में। ऑल आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन नेचर, अराइजिंग फ्रॉम द फोर्सेज बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, दस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल, है ना, परवेसिव एंड इट encompasses almost each other. Every field associated with our life, it is therefore essential that we learn more about such forces. बोला गया कि जो भी ये फोर्सेज हैं इन सब के बारे में हम लोग को ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि ऐसा कौन कौन से फोर्सेज हैं जिसकी वजह से मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एटम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, टू इलेक्ट्रीफाई a neutral body we need to add or remove one kind of charges. इलेक्ट्रीफाई करने का मतलब होता है बॉडी पे चार्ज आना या चार्ज दिखना कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल बॉडी पे उसको इलेक्ट्रीफाई करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ तो आएगा ना, तो वही बोला गया वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे जो है ना नीड टू ऐड रिमूव, देखो बच्चों प्रोटॉन जो होता है ना न्यूक्लियस में होता है। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, तो प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। और अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस में है तो यहाँ से प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं, तो निकलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। तो या तो इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन या तो क्या होगा, या पे ऐड होगा या फिर रिमूव हो जाएगा। तो ऐड रिमूव जो भी होगा, मान लो अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। तो प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट रहिएगा, जो भी ट्रांसफर होता है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही होता है क्योंकि वो फ्री होता है, ठीक है। When we say that a body is charged, we always refer to this excess charge or deficit of charge, मतलब डिफिशियंसी या फिर excess of charge की बात हो रही है। In solids, sum of electrons being less tightly bound in the atoms, ठीक है, are the charges which are transferred from one body to other body, है ना। मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है और वो भी चार्ज का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का ही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लेस टाइटली बाउंड इन द एटम्स आर द चार्जेस विच आर ट्रांसफर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली
बाई लूजिंग, जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था, बाई लूजिंग some of its electrons. Similarly, a body can have charged positively by gaining electrons. Negatively, है ना, बोला गया कि बॉडी कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. कभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हुआ, फिर नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा यहाँ बॉडी. When we rub a glass rod with silk, some of the electrons from the rod are transferred to the silk cloth. जब हम लोग ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ तो क्या होता है, ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलता है और सिल्क में चला जाता है, जिसकी वजह से ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया. तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो क्या बच जाएगा, ज़्यादा प्रोटॉन ज़्यादा बचेगा ना इसमें, तो इसलिए पॉजिटिवली हो जाता है. और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया सिल्क के पास तो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज बन जाता है. दस द रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, rod gets positively charged and the silk gets negatively charged. No new charge is created in the process of rubbing. No new charge created in this, मतलब चार्ज कोई नया बनता नहीं है बच्चों, बस ट्रांसफर ही होता है, ध्यान रखिएगा. इसीलिए बोलते हैं कि चार्ज के बारे में कि कंजर्व होता है. Also the number of electrons that are transferred is very small fraction of total number of electrons in the material body. देखिए यहाँ पे the number of electrons that are transferred, the number of electrons that are transferred is very small fraction of total number of electrons in the material body. मतलब ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, कुछ ही ट्रांसफर होते हैं, बाकी रहते हैं बॉडी के अंदर ही. अब यहाँ पर सबसे बात ये है, बड़ी बात, कि हम लोग को मटेरियल को क्लासीफाई करना पड़ता है ना, क्योंकि सारे बॉडी तो ऐसे होते नहीं यूनिवर्स में कि सभी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगेगा. कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं इजीली. ठीक है, तो मटेरियल्स को क्लासीफाई किया गया कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में. एक और होता है सेमी कंडक्टर, वहाँ यहाँ पर नहीं पढ़ना उसके बारे में, अपने को कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में ही पढ़ना है. सम सब्सटेंसेज रेडियली अलाउ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, अदर्स डू नॉट. ठीक है, कुछ पासेज अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. दोज विच आर अलाउ electricity to pass through them easily are called conductors. They have electric charges, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, that are comparatively free to move, है ना, comparatively free to move, इसको अंडरलाइन कर दिया जाए. Inside the material, metals, animal bodies, earth are conductors. Most of the non-metals like glass, है ना, porcelain, plastic, nylon, wood offer high resistance to the passage of electricity through them. ठीक है, एक मिनट रुकिए. Most of the non-metals like glass, porcelain, plastic, nylon, wood offer high resistance to the passage of electricity through them. They are called इंसुलेटर्स. जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करने देंगे उसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर्स. मोस्ट सब्सटेंसेज फॉल इनटू वन ऑफ द टू क्लासेस स्टेटेड अबव, या तो मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स, इसी में पूरा क्लासीफाई होता है. मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सब्सटेंसेज होते हैं. व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू अ कंडक्टर इट रेडियली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ कंडक्टर, है ना. मतलब कहीं से भी कुछ अगर चार्ज आएगा ना तो पूरे कंडक्टर पे वो मतलब इंटायरली स्प्रेड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक जगह कहीं किसी पॉइंट पर नहीं रहेगा वो. जैसे मान लीजिए अपने पास एक कंडक्टर है और इस पर कहीं से चार्ज आया तो ये चार्ज ना पूरे कंडक्टर पे हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि ये कंडक्टर है और चार्ज यहाँ दिया आपने तो यहीं पूरा चार्ज रह गया, ऐसा नहीं होगा. पूरे कंडक्टर पे वो स्प्रेड हो जाएगा, इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इन कंट्रास्ट इफ सम चार्ज इज पुट ऑन इंसुलेटर इट स्टेज एट द सेम प्लेस. और इंसुलेटर में क्या होता है, जहाँ चार्ज दोगे ना चार्ज वहीं का वहीं रहेगा हमेशा. यू विल लर्न वाई दिस हैपन इन द नेक्स्ट चैप्टर. मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा पोटेंशियल वगैरह कैपेसिटर, वहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे, है ना. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स टेल्स you why a nylon or plastic comb gets electrified on combing dry hair or rubbing, but a metal article like spoon does not. The charges on a metal leak through our body to ground as both are conductors of electricity, है ना.
मतलब कंडक्टर के साथ ऐसा करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि अगर कंडक्टर होगा ना तो आप जैसे कॉम करेंगे तो सारे चार्ज वहाँ से आपके बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है, ग्राउंड में चला जाएगा। इफ़ अ मेटल रॉड with a wooden or plastic handle is rubbed without touching its metal part, it shows signs of charging। बोला गया कि अगर मेटल रॉड को हम लोग with wooden or plastic handle is rubbed without touching its metal part, it shows charging। जैसे किसी मेटल रॉड को लीजिए और एक प्लास्टिक के हैंडल से जोड़ दीजिए उसको, और फिर इसको पकड़ के प्लास्टिक हैंडल को पकड़ के रब कीजिए, ठीक है, तो आपको इस पर चार्ज डेवलप होता हुआ दिखेगा। बट अगर आप प्लास्टिक को रॉड पकड़ के नहीं करेंगे रबिंग, आप डायरेक्ट इसका हैंडल पकड़ लेंगे आयरन वाला ही, ठीक है, या फिर कंडक्टर वाला आप अगर यहाँ लगा के हैंडल फिर पकड़ेंगे तो सारा का सारा चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा और फिर यहाँ से होते हुए आपकी बॉडी से होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। यही चीज़ बच्चों यहाँ पे बोला गया है, ठीक। और ये जो डायग्राम है ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये डायग्राम किसका है, गोल्डलीफ एक्सपेरिमेंट का है, गोल्डलीफ एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है। एंड यहाँ पे देखिए एक लाइन, देयर इज अ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके लिए मैंने वीडियोस बनाया है एनसीईआरटी के लाइंस पूरे कंप्लीटली, है ना, उसको भी जरूर आप वॉच करें तो आपको सेमीकंडक्टर भी समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों ये बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस के वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, जैसे कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें, ठीक है। तो बच्चों तब तक आप इस वीडियो को वॉच कीजिए एंड इससे रिलेटेड जो वीडियो मैंने जो नीट और जेईई के लिए अपलोड किया था उसको वॉच कीजिए, उसको देखिए, आपको प्रॉपर तरीके से पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड बच्चों वीडियोज़ को पूरा आप देखिए, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा इस चीज़ से, ठीक है।